हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी के सर ऑफिशियल। मैं डी के सर आप लोग के बीच में लेके आ गया हूँ चैप्टर नंबर 1 कुमार मित्तल बुक से चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स। जो चैप्टर का नाम है कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में मैं पढ़ाऊँगा कूलॉम के नियम का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म इन द कूलॉम लॉ। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो आइए आपको हम बताते हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। हेडिंग है आज का कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, कूलॉम के नियम का क्या है? सदिश रूप। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन कूलॉम के नियम का सदिश रूप। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्लास 11th में पढ़े हैं। 11th में पढ़े ना वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, तो वहाँ से हम आपको समझाते हैं। सपोज करते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक फिगर बनाते हैं। ये 3 डायमेंशनल एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, यह मूल बिंदु बना लेते हैं ओ। आपके बुक में कुछ ऐसा फिगर नहीं दिया होगा। ठीक है, इस ओ से कुछ दूरी पर 2 आवेश हैं। ठीक है, पहले आवेश का नाम रख लेते हैं Q1 और दूसरे आवेश का नाम रख लेते हैं Q2। ध्यान से देखिएगा, जो दोनों ए आवेश हैं ये दोनों समान नेचर के हैं, दोनों धन आवेश हैं। और दोनों आवेश यानी Q1 आवेश बिंदु ओ से देखिएगा स्मॉल r1 दूरी पर स्थित है। ठीक है, और Q2 कितने दूरी पे है? r2 दूरी पे है। बात समझ में आए? यह r1 और r2 दूरी पे है। ध्यान से देखिएगा, O से कितने दूरी पे हैं? r1 और r2। अब यह जो कोऑर्डिनेट बनाए, इनमें 3 अक्ष होते हैं। ऊपर वाले को y ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। हम इसको इजी करके समझा रहे हैं। देखिए, Q1 जो आवेश है, Q2 आवेश है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों कौन से आवेश हैं? धन आवेश हैं। तो Q2 के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, किस पे बल लग रहा है? Q1 पे। तो बल कौन सा लगेगा? F1। Q1 पे कौन बल लगेगा? F1। लेकिन किसके कारण बल लगे? तो यह दूसरे आवेश के कारण। तो F1 पे बल लग रहा है दूसरे आवेश के कारण, तो इसको F12 लिखेंगे। और जानते हैं बल सदिश राशि है, तो इस पे क्या लगा देंगे? वेक्टर। ठीक है, अब देखिए Q1 से Q2 तक की दूरी जो लेते हैं, Q1 की दूरी है तो इसको R1 से लिखेंगे। और यह R1 दूरी कहाँ तक जा रही है? Q2 तक। तो R1 दूरी कहाँ जा रही है? 1 से 2 तक। यह R1 दूरी हो गई। ठीक है, यह R12 दूरी हो गई। ठीक है, और यह डायरेक्शन भी दिखाएगा। तो जब डायरेक्शन अगर ये दिखाए तो इस पर कैप हम लगा सकते हैं, इसको एकांक सदिश भी कह सकते हैं, यानी इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब Q2 पर ये बताइए, अगर Q2 Q1 पे बल लगा रहा है तो Q1 भी Q2 पे बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इससे मान लेते हैं 2 चाक हैं। ध्यान से देखिए, अगर यह चाक जो पिंक वाला है, यह चाक इस वाइट वाले चाक पे अगर बल लगा रहा है तो वाइट वाला भी तो इस पे बल लगाएगा ना। चुंबक ले लीजिए, जब अगर किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाएगी, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। और यहाँ पे दोनों प्लस प्लस आवेश हैं तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। तो Q2 पर जो बल लगेगा उस बल का नाम हम लिख लेते हैं F2।
बल सदिश होता है। और किसके कारण? तो Q1 के कारण, यानी पहले के कारण, तो F21 हो गया। अब देखिए Q2 से Q1 की दूरी, तो इसका डायरेक्शन इधर से होगा बल का। इसका जब डायरेक्शन इधर से होगा तो यह दूरी भी मान लेते हैं R2 की जो दूरी है किधर है, R1 की तरफ है। इसको भी एकांक सदिश ले सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या आपको पढ़ाया है? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। यह फार्मूला हम पढ़ाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से, नहीं तो पिछले वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो खोज के देख लेंगे। ठीक है, Q1 Q2 बटा R², एक कूलाम के नियम का पढ़ा दिए हैं। अब लिखेंगे दोनों, ठीक है, आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, यानी पहले हम निकालेंगे Q1 पे लगने वाले बल के कारण, तो लिखेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण जी? Q2 के कारण। ठीक है ना, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब Q1 पे कौन सा बल लग रहा है? तो ध्यान से देखेंगे, F12 वेक्टर इक्वल टू, कूलाम के नियम से लिखेंगे 1/4πε0। वेक्टर लिखना है Q1 Q2, क्योंकि यहाँ भी Q1 है, यहाँ भी Q2 है, तो Q1 Q2 बीच की दूरी, यानी इसके लिए बीच की दूरी यह हम बताए हैं R12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यह डायरेक्शन दिखा रहा है, तो यही आपका एकांक सदिश हो जाएगा। इसको लिखेंगे R12 का। कहोगे सर इसमें तो लगाया नहीं है, क्योंकि यह सदिश जो नहीं है तो इसमें दिशा नहीं दिखाया गया है, लेकिन यह सदिश है तो इसमें दिशा दिखाया गया है। R1 का डायरेक्शन किसके ओर है? दूसरे की ओर है। समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे इसी तरह फिर से लिखेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अब Q2 पे कौन सा बल लग रहा है? F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 आवेश है ना, Q2 बटा, इसके लिए यहाँ दूरी क्या है? R21 का स्क्वायर इंटू इसका दिशा, Q2 का दिशा यह दिखा रहा है R21 पे कैप। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। किताब में ऐसे इतना डिटेल में किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत खोजने के बाद 3-4 किताब को एनालाइज करने के बाद यह आपका डेरिवेशन हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, देखिए यह दोनों डिस्टेंस समान है। देखिए Q1 से Q2 की दूरी नाप में या Q2 से Q1 की, यह R12 और R21 दोनों समान हैं डायरेक्शन में, लेकिन डायरेक्शन में विपरीत हैं, लेकिन दूरी में क्या है? समान है। लिखेंगे अतः R12
तथा R21 समान है परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। दिशा में विपरीत है कहें तो R12 कैप इक्वल टू, जब दिशा अपोजिट होता है तो साइन क्या होता है, दिशा अपोजिट है तो चिन्ह क्या होता है, माइनस हो जाता है R21 कैप। इसको समीकरण 3 बना देते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एनी किसी से भी दिक्कत नहीं ना है बाबू, है तो पूछ लो। मेरे पढ़ाई में कन्फ्यूजन होगा कमेंट में एक बार अवश्य बता देना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन हम होने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ध्यान से देखेंगे समीकरण 3 का मान, ठीक है, उठा कर समीकरण 2 में रख देते हैं, या समीकरण 3 का मान उठा कर देखिए समीकरण 1 में, सबसे आसान रहेगा। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे R12 है वहाँ पे माइनस R21 लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखते हैं, समीकरण 1 इधर देखिए आप लोग, क्या है, F12 सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए R12 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, R21 का स्क्वायर। अब देखिए फिर से यहाँ पे R12 के जगह पे R21 लिख सकते हैं, माइनस R21 कैप। अब यह जो माइनस चिन्ह है ध्यान से देखेंगे, इस माइनस को यहाँ न लिखकर इस माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, पहले लगा दिए ना। अब देखिए यह समीकरण आपका बना लेते हैं, 3 बन गया, 4 बना लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, समीकरण 4 का जो राइट हैंड साइड है यानी इधर का पक्ष है इतना, यह समीकरण 2 के इस पक्ष से मिल रहा है कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर 21 R स्क्वायर 21 R कैप 21, वहाँ भी R कैप 21। तो क्या पूरे इतने के जगह पे हम F21 लिख सकते हैं, यानी पूरे इतने के जगह पे हम F21 लिख सकते हैं। लिखेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21, और यही आपको निकालना था कि जो दोनों बल हैं वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम साइड हो जाना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक टॉपिक इसमें और हम पढ़ाएंगे। अब एक हेडिंग आपको हम और पढ़ा दें, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। किसके अध्यारोपण का सिद्धांत लिख सकते हैं, या बहुल्य
आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, बहुल्य आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। ध्यान से देखेंगे, एक कोई बिंदु बना लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं O। एक बिंदु बना लिए, इस पे इसका नाम क्या रख लिए? O। ठीक है, O बना लिए। यहाँ तक समझ में आया? अब इस O बिंदु के चारों तरफ, O बिंदु पे एक आवेश मान लेंगे, इस आवेश का नाम रख लेते हैं Q1। ठीक है, इसके चारों तरफ बहुत सारे बहुल्य आवेशों, बहुल्य का मतलब बहुत है, इसके चारों ओर बहुत आवेश है। एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसे करके इसमें कितने हैं? n आवेश हैं। तो एक आवेश यहाँ पे मान लिए, इसको हम Q2 मान लें। एक आवेश यहाँ पे है Q3, एक यहाँ पे है Q4, एक यहाँ पे है Q5, एक यहाँ पे है, एक इसको Qn मान लेते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए, Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी क्या मान लें? Q1 से Q2 के बीच की दूरी हम मान लेते हैं R12 है। ठीक है, अब Q1 से Q3 के बीच की दूरी मान लेते हैं R13। ठीक है, अब Q4 की दूरी मान लेते हैं R14, Q5 का R15 और Qn का R1n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को दिक्कत? तुम्हारी किताब में ऐसे फिगर नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है ना कि टेंशन में आ जाओगे देखकर। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि अगर सब प्लस आवेश है तो यह एक दूसरे पे बल लगाएंगे। Q2 लगाएगा Q1 पे बल, Q3 लगाएगा Q1 पे बल, Q4 लगाएगा। तो हो सकता है इसके बल का डायरेक्शन कुछ इधर हो, इसके बल का डायरेक्शन इधर हो, इसके इधर हो, मतलब चारों ओर से सब बल लगाएंगे तो उनका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर मान लें, ध्यान से देखिए, यहाँ पे यह O बिंदु को हम अगर मिटा देते हैं तो ऐसे यह हो जाएगा। अब Q1 बल लगा रहा तो मान लेते हैं या इस डायरेक्शन में लगा दिया, Q3 लगा रहा ना तो इस डायरेक्शन में लगा दिया, या F13 Q2 लगा रहा है Q1 पे तो यह हो गया F12 हो गया। अब देखिए Q4 लगा रहा है, ध्यान से देखेंगे Q4 लगा रहा है, बल लगाएंगे तभी तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लगा दिया, F1 पे बल लगाया चौथा। उसी तरह Q5 इधर से यह बल लगा दिया इस डायरेक्शन में 15 F15। उसी तरह n वाला भी बल लगा दिया इस डायरेक्शन में F1n। बात समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताइए। यहाँ से देखिए, Q2 के कारण Q1 पे जो बल लगेगा इसका डायरेक्शन हम इधर बना दिए F12। Q2 के कारण ध्यान से देखेंगे कहाँ गया, हाँ दूसरा हो गया। तीसरे के कारण जो Q1 पे बल लगेगा उसका डायरेक्शन इधर दिखा दिए। चौथे के कारण जो बल लगेगा उसका इधर, पांचवें के कारण इधर, और n के कारण तो n दिखा दिए। अब इन्हीं बलों का हम सदिश योग कर लेंगे। जो सदिश योग होगा उसी योग को हम क्या कहते हैं? बहुल्य आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। बात समझ में आ गया? अब निकालेंगे Q2 के कारण किस पर? Q1 पर बल। ध्यान से देखिए, Q2 के कारण किसके नियम से निकालेंगे? Q1 पर बल। किसके नियम से? कोष्टक में लिख लेते हैं, कूलाम
के नियम से अब सब कूलाम के नियम से निकालेंगे तो Q2 के कारण Q1 पर, यानी Q2 के कारण Q1 पे बल लगाएंगे। कौन सा बल है जी? वेक्टर F12। यहाँ पे सब पे वेक्टर होगा, ये बात याद होनी चाहिए। फोर्स है, डायरेक्शन दिखा रहा है, सब पे वेक्टर होगा, कोई ऐसा नहीं है कि जिस पे वेक्टर ना हो। F12 इक्वल टू कूलाम के नियम से निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश Q1, दूसरा Q2 और बीच की दूरी R12 का स्क्वायर, और एकांक सदिश जो होगा, जो यह दूरी होगा वही एकांक सदिश के रूप में कार्य करेगा R12 कैप, जैसे यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, Q2 के कारण उसी तरह लिखेंगे Q3 के कारण बल, तो Q3 के कारण निकालेंगे तो F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 किसके कारण निकालेंगे? तीसरे के कारण, तो इसके कारण यहाँ पे बल F13 निकाले हैं तो Q1, और यह कौन सा आवेश है? Q3 R13 का स्क्वायर R13 वेक्टर। ठीक है, तीसरे के कारण हो गया। अब लिखेंगे Q4 के कारण, Q4 के कारण क्या निकालेंगे? बल निकालेंगे। अब Q4 के कारण निकाले तब क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, F14 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 R13 स्क्वायर R13, तीसरा है ना, चौथा है R14 होगा, यहाँ भी R14 कैप होगा। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2, यह 3। यहाँ तक क्लियर है। अब n आवेशों के कारण निकाल दें, इतने ही में हमको सॉल्व कर देना है। n आवेशों के कारण किस पर बल निकालना है? Q1 पर बल निकालेंगे। F1n, देखिए n के कारण है F1n इक्वल टू, पाँचवा नहीं निकाले हैं, स्पेस कम था, 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक मन करे वहाँ तक, मैक्सिमम 1 2 ही निकालते हैं हम, तो 3 निकाल दिए। ठीक ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 होगा, बताइए Q1, और Q2 की जगह पे क्या होगा? Qn बटा R1n स्क्वायर R1n कैप। समीकरण 4 लिखेंगे, अतः Q1 पर आरोपित कुल बल, अब कुल बल कैसे निकालेंगे? F इक्वल टू F12, जितना बल लगा उसको जोड़ेंगे, F12 F13 F14 F1n, F12 F13 और F14 प्लस डॉट 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 F1n, और उपरोक्त समीकरण का संपूर्ण मान इसमें रख देंगे। 1 2 3 4 का संपूर्ण मान इसमें रख देंगे, और जो समीकरण प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा? बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको तो 2 2 घंटा में क्लास में लोग पढ़ाते हैं, समझे में नहीं आता है। ठीक है, ये 5 मिनट का, कोई भी इसमें ऐसा भी कोई डेरिवेशन हो जो ना समझ में आए तो एक बार कमेंट में अवश्य लिखिए। कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कांटेक्ट करें, कमेंट करें, आपको पूरा सलूशन मिलेगा। फिजिक्स में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम साइड हो जाना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।